हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और टुडे आज मैं बताना जा रहा हूँ आप लोगों के लिए जो लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 14 में जो होने वाला पेपर का। तो आप लोग थोड़ी सी रिविजन्स लेना चाहते हैं, मोड पे है, तो थोड़ा सा आप लोगों का मदद के लिए मैंने ऐसी जो क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा मदद मिल जाए आप लोगों को, कौन सा जो से पॉइंट्स है थोड़ी सी आपको मदद मिल सकता है। थोड़ा सा स्मॉल रिविजन्स यानी कि कम समय में थोड़ी सी फोकस करके रिविजन्स करना है। तो इसी वजह से जो है त्रिगुणास को मैं यूनिट 1 की अगर बात करें कुछ पॉइंट्स मैं बता दूंगा। ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के ऊपर जो भगवत गीता में जो होती है। जैसे त्रिगुणास हो गया या टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी शेल्डन कैटेगरी भी पूछने का चांसेस होता है वैसे। तो लेकिन मैं ईस्टर्न थॉट्स के कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। और जो बुद्धिज़्म के बारे में मुझे थोड़ी सी मैंने रिवाइज नहीं किया है कि थोड़ा सा मुझे फैक्चुअल याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्थाविरवादीन करके या वज्रायन बुद्धिज़्म के ऊपर या पर्पस ऑफ बुद्धिज़्म के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बुद्धिज़्म को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और उसके अलावा सूफिज़्म में एक नफ्स, रूह, कल्प्स करके 3 कैटेगरी कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेजेस है, 7 स्टेजेस होती है, वो स्पिरिचुअलिटी में कैसे अपलिफ्ट होते हैं, किस तरीके से बढ़ते हैं उसमें। तो उसके हिसाब से आप लोग को देखना पड़ेगा। और इंटीग्रल योगा, जैसे इंटीग्रल योगा अरबिंदो ने दिया है, उसमें भी कई बार स्टेजेस का क्वेश्चन आया। तो 2022 का क्वेश्चन आया हुआ था, 2023 का भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इंटीग्रल योगा के ऊपर जो है थोड़ी सी आपको क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन आने का चांसेस भी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स आप ध्यान रख लीजिएगा। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स खास करके कौन सा यूनिवर्सिटी, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पहला पहला डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के रिलेटेड हो गया, या कोई लैबोरेटरी बन गया है, कोई स्पेशलाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशंस है जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स है जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ साइकोलॉजी की अगर बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, या कुछ कलकत्ता डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपना स्पेशलाइजेशन को प्रेजेंट करते हैं। तो उस स्पेशलाइजेशन को हम ध्यान से रखते हुए थोड़ी सी आपको सीक्वेंस याद रखना है। जैसे कोई मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मैसूर यूनिवर्सिटी कब फाउंडेशन हुआ था, मद्रास यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। तो इस तरह से जो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, तो उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके अलावा तो हम लोग आगे थोड़ी सी बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके यूनिट 2 की अगर हम बात करें, तो देखिए यूनिट 2 में तो बोलना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कि 20 to 25 मार्क्स यहाँ पे इस एरिया में कवर होती है। ज़्यादा से फोकस कर लीजिएगा, थोड़ा पैराग्राफ को अच्छे से वर्क करें। तो उसमें खास करके क्या क्या चीज़ याद रखना है। जैसे आजकल तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है। पहले पहले फैक्टर एनालिसिस कोरिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आता था, अब जो सोशल साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सोशल साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट कहाँ कहाँ करते हैं, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आने का चांसेस है, चाहे वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो। तो जरूर याद रख लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर रहेगा। टेस्टिंग की क्वेश्चंस आपको बनेगा, टेस्टिंग के ऊपर जो आपका क्वेश्चंस बनता है। ठीक है। तो और उसके अलावा अनोवा है, अनोवा के बारे में तो एक आध दो क्वेश्चन आपको बनेगा। उसके अलावा जो ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है अंकोवा के ऊपर, जैसे अंकोवा हो गया, अंकोवा के जो ऊपर जो ट्रेंड ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और आपका अंकोवा हो गया, मंकोवा हो गया, ये जो 2 क्वेश्चन है आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ जो है आपको मैं थोड़ी सी आगे अप कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो देखिए अब जो हम लोग और कुछ अगर बात करें, कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। खास करके जो है आपका मीन मीडियन मोड वगैरह होता है, उसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही साथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के ऊपर, रिलायबिलिटी वैलिडिटी खास करके जो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, उसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि KR20 होती है, KR फार्मूला होता है, क्रोनबैक अल्फा, इसके 2 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, वो आपको देख लीजिएगा। तो उसके अलावा भी आप वेरिएबल्स को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि वे टाइप्स ऑफ वेरिएबल होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आप मतलब जो पैराग्राफ का क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हो उसको पढ़ने से। और उसके अलावा
उसके अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो यूनिट 4 हम जा रहे हैं अभी। तो यूनिट 4 को हम देखते हैं कि कैसे आगे हम बढ़ेंगे। यूनिट 4 में जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, ये ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका जो स्कोर अच्छा कर सकते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करें। इसमें जो खास करके जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम अगर बात करें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में, वैसे तो सीएनएस के बारे में क्वेश्चंस आती है। सीएनएस को थोड़ा सा फोकस करना है, खास करके जो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर है, तो उसको थोड़ा ये करना है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसे ना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके अलावा जो न्यूरॉन्स है, जब न्यूरॉन्स, पहले तो हम न्यूरॉन्स से शुरू करते हैं। न्यूरॉन्स में जो एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का फेवर आप मान सकते हो। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया या न्यूरॉन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ जाती है। और हाइपोथैलेमस उसमें लेटरल हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, जो मोटिवेशन से रिलेटेड है, फिजियोलॉजिकल कोरिलेशन ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड है। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रख लीजिएगा इस चीज़ के। और उसके बाद जो ट्रेंड है ज़्यादा जो पूछ रहे हैं अभी आजकल 2-3 साल से, जो स्टेजेस ऑफ स्लीप को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो स्टेजेस ऑफ स्लीप में अल्फा बीटा गामा जो स्टेजेस होते हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब देखिए इसमें हमने थोड़ी सी देखिए, तो इसमें देखिए इतना अपने थोड़ा सा आइडिया आ गया आप लोगों को। तो फिर हम लोग थोड़ी सी समझते हैं। जैसे ये हाइपोथैलेमस के ऊपर, जैसे आपका ये जैसे ईटिंग डिज़ार्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो हंगर एंड थर्स्ट के ऊपर जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मोस के एग्जाम्पल दे देते, कोई चूहा है जो खाना खाना बंद कर देते, तो उसका कौन सा जो पार्ट होता है, ये वीएमएच का जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस से यदि प्रॉब्लम हो गई तो खाना बंद कर देगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो थोड़ी सी समझना पड़ता है। और न्यूरो इमेजिनिंग टेक्निक में पीईटी टेक्निक होती है, एमआरआई टेक्निक होती है, एफएमआरआई टेक्निक्स होते हैं। उसके अलावा और एक आध दो टेक्निक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएमआरआई में तो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं एफएमआरआई के ऊपर। और जेनेटिक्स के ऊपर आपको ट्रेट एंड ट्राइट्स में खास करके नेचर वर्सेस नर्चर को थोड़ा देख लीजिएगा। जेनेटिकल कोई डिज़ार्डर्स हैं, जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम हो गया, और पार्किंसन डिसीज़ हो गया, हंगिंगटन डिसीज़ हो गया, पार्किंसन डिसीज़ हो गया, आपका अल्जाइमर डिसीज़ हो गया। तो ये कई बार न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिज़ार्डर और एक डेवलपमेंटल डिज़ार्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। कोरासफक सिंड्रोम भी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें थर्स्ट और सेक्स एंड हंगर के ऊपर क्वेश्चन आता है। वैसे तो ज़्यादा लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस इसमें मैच हो जाता है। तो उससे अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपको ये क्वेश्चन तो आपको रहेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें, सिम्टम्स पूछेंगे कि भाई कौन सा सिम्टम्स होता है पैरासिम्पैथेटिक का और नर्वस सिंपैथेटिक सिस्टम का, कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, उस चीज़ के बारे में। लोब्स, 4 टाइप्स लोब को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 4 टाइप्स लोब्स कौन सा होती है, क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी होंगे, तो वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और लेफ्ट हेमिस्फीयर जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, ब्रोकास एरिया हो गया, तो इस तरीके से जो एरियाज, डिफरेंट एरियाज है, व्रिंकेस एरिया, ब्रोकास एरिया जो हो गया, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपको आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा सा मैंने हाईलाइट दिया है, तो उसको फोकस कर लें। तो इसके अलावा भी जैसे कि आपका स्लीप डिज़ार्डर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। एनआरएम स्लीप हो सकता है ना क्या होता है कि एनआरएम जो स्लीप होती है उसके भी पूछ सकते हैं। तो अलग अलग आपको जो ध्यान रखना होगा जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में। तो आप लोग आज की मेरा इतना ही, थोड़ी सी समरी बताना था आप लोगों को। फिर मैं यूनिट 5 का शुरू कर दूंगा डिटेल, दो यूनिट आप लोगों को मदद मिल सकता है। फ्रेंड्स, हम लोगों को आज मैंने इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फोकस ये रहेगा कि आगे का मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँ। जो भी नया है, पहली बार आया है, तो आप कोशिश कर लीजिएगा कि मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि वो नोटिफिकेशन आपको ठीक समय में मिलते रहे। तो ये मेरा है, तो आगे का वीडियो आप प्रतीक्षा कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों के लिए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।